हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए टीजीटी पीजीटी भूगोल के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आज के प्रश्न आधारित हैं आपके ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पर। ठीक है, एक तरफ से हम लोग प्रश्न देखते हैं। महासागरीय नीतल के 4 उच्चावचों में कौन शामिल नहीं है? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शन। महाद्वीपीय मग्न ढाल, तो ये तो शामिल है। महासागरीय गर्त, ये भी शामिल है। महाद्वीपीय मग्न तट, ये भी शामिल है। महाद्वीपीय मैदान, ये शामिल नहीं है। यही हमारा आंसर है। महाद्वीपीय मैदान नहीं होता है महासागरीय नीतल में, महासागरीय मैदान होता है। ठीक है, तो जो हम स्थल से समुद्र के तरफ चलेंगे तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है 1 नंबर, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है, फिर महासागरीय मैदान आता है और अंत में महासागरीय गर्त आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, सबसे चौड़ा मग्न तट किस सागर में मिलता है? सबसे चौड़े, यहाँ पे कर लीजिए, सबसे चौड़े मग्न तट किस सागर में मिलते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ पर समुद्र के किनारे पहाड़ पर्वत होते हैं वहाँ का मग्न तट बहुत पतला संकरा होता है, जहाँ पर मैदान होता है वहाँ पर बहुत चौड़ा होता है। ये आप याद रखिएगा। सबसे चौड़े मग्न तट किस सागर में मिलते हैं? आंसर है ए, आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में सबसे चौड़े मग्न तट मिलते हैं। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 सागर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जो सागर है वो अटलांटिक महासागर का नहीं है? रूम सागर, रूम सागर है। रूम सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर को ही रूम सागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर का भाग है। उत्तरी सागर जो ब्रिटेन के उत्तर में पड़ता है, अटलांटिक का भाग है। बाल्टिक सागर, जो ये बाल्टिक कंट्रीज जिन्हें बोला जाता है, डेनमार्क से थोड़ा आप चलेंगे उत्तर और पूर्व की ओर, तब पड़ता है बाल्टिक सागर। लाल सागर इसका आंसर है। लाल सागर इसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है लाल सागर। ओके, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर का नहीं है? जो ओशियन ट्रेंच होते हैं, गर्त होते हैं, वो भी आप याद कर लीजिए कौन कौन किस महासागर का है। कौन सा प्रशांत महासागर का नहीं है? मेरियाना गर्त आप जान रहे हैं दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत का है, याद है आपको। टोंगा प्रशांत का है, एल्यूशियन प्रशांत का है, नरेश नहीं है। नरेश जो ये ट्रेंच है ये अटलांटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक में है। ओके, तो याद कर लीजिए नरेश, ये हमारा आंसर है। ये अटलांटिक महासागर का एक गर्त है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप फ़ारेनहाइट में अभी याद कर लीजिए क्योंकि पीजीटी में पूछा गया था। और सविंदर सिंह सर की बुक में दोनों बहुत साफ क्लियरली लिखे हुए हैं, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। 63 डिग्री फ़ारेनहाइट महासागरों का औसत वार्षिक तापमान होता है और डिग्री सेल्सियस में 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न पीसीएस में इस बार आया था, तो पीसीएस के लिए तो बहुत टफ हो गया था। ये तो कोर ज्योग्राफी का प्रश्न है। हेलोक्लाइन सागरी जल लवणता परिवर्तन, सागरी जल की लवणता में परिवर्तन हेलोक्लाइन कहलाता है, बिल्कुल सही। पाइकोनोक्लाइन सागरी जल घनत्व परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्मोक्लाइन स्थलीय वायु तापमान परिवर्तन, गलत। इकोक्लाइन पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों में परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? सी। थर्मोक्लाइन क्या है? स्थलीय वायु नहीं, महासागरीय जल के तापमान में परिवर्तन को कहते हैं थर्मोक्लाइन। सी गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। ओके, अगला प्रश्न, महासागरीय जल में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? आपको पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है, सोडियम क्लोराइड नंबर 1, यही हमारा आंसर है। सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, सब सीरियल से लगे हुए हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, उच्चतम लवणता किन अक्षांशों पर पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सविंदर सिंह सर की अगर आपने बहुत डीपली अच्छे से बुक पढ़ ली है, आपका पीजीटी 100% हो जाएगा। उच्चतम लवणता किन अक्षांशों पर पाई जाती है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा? आंसर 20 से 40 डिग्री। अब उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही, बी। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती। उसका कारण क्या है? अगर कोई स्टूडेंट इतना पढ़ लिया है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर
सबसे ज़्यादा सूर्य चमकता है, फिर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? ज़रा सा हल्की सी 2 लाइनें, मतलब 2 शब्द लिख के मुझे बताएं कि क्या रीज़न है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, पक्का पता होगा, और वरना फिर मैं कमेंट में बताऊंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक लवणता किन अक्षांशों पर पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री अक्षांशों पर, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। और यहाँ पर एक चीज़ और कॉमन है, पूरी दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ही पाया जाता है, ठीक। ये भी बात याद रखिए। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से यहाँ पे है किसकी लवणता अधिकतम है? ये आपके समक्ष ऑप्शन है, इसमें किसकी लवणता अधिकतम है? सीधे आप एक ही बार में देख के आंसर बता सकते हैं, डेड सी, मृत सागर की। बाल्टिक सागर की कम है, अंडमान सागर की कम है, कैरिबियन सी की कम है। जो जितना छोटा एरिया होगा उसकी लवणता अधिक होगी, ठीक, वाष्पीकरण अधिक होगा, नमक बचेगा, तो मृत सागर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित को उनकी लवणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या दिया गया है? साल्ट, ग्रेट साल्ट लेक, वॉन लेक, डेड सी, कैस्पियन सागर। इनकी लवणता को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, सबसे कम से ज़्यादा में। तो सबसे कम आप एक चीज़ पकड़ पा रहे होंगे, वॉन लेक की सबसे ज़्यादा, सबसे अंत में जिसमें वॉन लेक है उनको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे एक ही में मिल रहा है वॉन लेक, ऐसे आंसर हो जाता है। कैस्पियन सागर की यहाँ पर सबसे कम है, इन ऑप्शन से सबसे कम। फिर ग्रेट साल्ट लेक की आ जाएगी, फिर डेड सी की आ जाएगी, वॉन लेक की सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है आंसर। ओके। समुद्री धाराओं का अभिसरण कहाँ होता है, मिलन कहाँ पर होता है? अब जान रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। समुद्री धाराएं ऐसे चलती हैं, इधर से चलती हैं, इधर से चलती हैं, तो इनका मिलन कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा, रेखीय प्रदेश में, विषुवत रेखीय प्रदेश में। ओके, विषुवत रेखीय प्रदेश में। समुद्री लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, अगर आपने अच्छा पढ़ा तो आप कर लेंगे। महासागरीय तल नहीं, वर्षा नहीं, समुद्री जीवों के अवशेष नहीं, महाद्वीप बिल्कुल सही। महाद्वीप यानी पृथ्वी, जो लैंड पर आप पदार्थ यूज करते हैं, लवणीय पदार्थ लोग पूरी दुनिया में यूज करते हैं, वो बह बह के नदियों द्वारा, पानी द्वारा उसमें जाते रहते हैं, उससे लवणता बढ़ती है। प्रमुख स्रोत पूछा गया, हो सकता है बहुत थोड़ा सा समुद्री जीवों के अवशेष भी होते हों, करते हैं उसमें योगदान, लेकिन सब प्रमुख पूछा गया तो महाद्वीप यानी स्थल यानी पृथ्वी, ठीक है, लैंड। ओके, ये इसका स्रोत है। दीर्घ ज्वार कब आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप समझ लें अच्छे से, पता भी होगा कई लोगों को। दीर्घ ज्वार कब आता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, दीर्घ ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये पृथ्वी है, अर्थ, ये सन है, ये मून है, ये एक सीध में होंगे तब आएगा आपका दीर्घ ज्वार। कभी पृथ्वी बीच में आ सकती है, कभी चंद्रमा बीच में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीध में अगर होंगे तो ये दीर्घ ज्वार आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अच्छा बनाया मैंने, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा टफ प्रश्न है लेकिन समझ लीजिए। ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा में होते तो उसे सिजगी कहते हैं। अभी मैंने बताया तीनों एक सीध रेखा में है तो सिजगी उसको कहते हैं। या सूर्य बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, या चंद्रमा बीच में, कुछ भी बस सीधे होंगे एक लाइन में, उसको सिजगी, उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। उसने पूछा कौन सा गलत है। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और होते तो उसे युति कहते हैं। क्या कहा गया, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ये पृथ्वी है, सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और लिखा है, ये और है, तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा, पृथ्वी के एक और सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, तब यानी बीच में चंद्रमा है, तब इसको युति कहा जाएगा, कंजक्शन, युति कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है, दोनों सही हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी होगी, सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ठीक, इस स्थिति को क्या कहेंगे? वियुति। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। ऊपर की तीनों बातें सही हैं, नीचे क्या है? युति की स्थिति पूर्णिमा और वियुति की स्थिति अमावस्या होती है।
बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। क्यों? इसको मैंने बदल दिया इधर से इधर। युद्ध की स्थिति अमावस्या होती है, व्युत की स्थिति पूर्णिमा होती है। ठीक है, युद्ध की स्थिति जब होगी तब अमावस्या होती है, व्युत की स्थिति होती है तब पूर्णिमा होती है। ठीक है, डी गलत था, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समुद्री जलधारा में से प्रशांत की गर्म जलधारा कौन सी है? सभी प्रशांत की ही जलधाराएं हैं, परंतु इनमें से गर्म जलधारा कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? क्यूरोसिवो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्यूरोसिवो। बाकी सब ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत की गर्म जलधारा यहाँ पे क्यूरोसिवो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल कितना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम आपको याद करना है, एग्जैक्ट याद करना, रट्टा एकदम मारना है। दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल कितना है? 12 घंटा 26 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? किसे समुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? समुद्री शैवाल को, सरगेसो सागर को, प्रवाल भित्तियों को, जैविक निक्षेपों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रवाल भित्तियों को। कोरल रीफ्स को समुद्रिक वर्षावन कहते हैं। वर्षावन क्या है? लैंड पर इक्वेटोरियल रीजन वाले जो फॉरेस्ट्स हैं, भूमध्य रेखी वाले जो है उनको वर्षावन कहते हैं। ठीक है, क्यों? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और समुद्र के अंदर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कोरल रीफ्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए समुद्रिक वर्षावन कोरल रीफ्स को कहा गया है। ओके, सी हमारा आंसर है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम रट्टा मार लीजिए, आने के बहुत चांस हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? कौन सी एक दशा आवश्यक नहीं है? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए समुद्र का, पानी का। ना तो ये बहुत कम पानी में पैदा होते हैं कोरल रीफ्स, ना बहुत अधिक गर्म में, ना तो बहुत ठंडे पानी में, ना बहुत गर्म पानी में। इनको चाहिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। और समुद्र की गहराई कितनी होनी चाहिए? 70 से 60 मीटर होनी चाहिए, ना बहुत उथला होना चाहिए ना बहुत गहरा, ये भी सही है। लवणता 27 से 30 इनको चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, सभी कंडीशन एकदम रट्टी होनी चाहिए ये सभी। डी हमारा आंसर, ये गलत है। अवसाद युक्त जल, अवसाद युक्त अगर जल होगा तो कोरल रीफ्स के मुंह में भर जाएगा, वो मर जाएंगे। स्वच्छ जल होना चाहिए, ठीक है, साफ। साफ का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की उनकी होनी चाहिए, पर अवसाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर था हमारा। ओके, अगला प्रश्न, बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी धाराओं को आप देख लें, समझ लें। हम यहाँ पे बना देते हैं, बेंगुला धारा किस महासागर की है, तो आप देख लीजिएगा। बेंगुला हमारी अटलांटिक महासागर की यहाँ पर बहती है। ठीक है, अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की है, सी हमारा आंसर है। अटलांटिक महासागर की बेंगुला धारा एक ठंडी जलधारा है। ओके, अगला प्रश्न, लाल सागर किसका उदाहरण है? लाल सागर किसका उदाहरण है? देख लीजिए कहाँ पर लाल सागर है, ये है लाल सागर। किसका उदाहरण है? हिंद महासागर का भाग है, भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी की वजह से लाल सागर बना हुआ है। ओके, 21वां प्रश्न, समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? सबको पता होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, गलत मत करिएगा कभी। समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? नॉटिकल मीटर या नॉटिकल मील? नॉटिकल मील, डी हमारा आंसर है, बिल्कुल सही, याद रखें आप। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का रीफ है? कोरल रीफ्स के कई प्रकार भी हैं, कई क्या, तीन ही हैं। उन तीन में से क्या है? ऑप्शन एक एक्स्ट्रा डालना पड़ा। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवरोधक। है कहाँ पर ये? अभी आगे एक प्रश्न ऐसा मैंने बनाया है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, जो अवरोधक प्रवाल भित्ति का प्रकार है। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? बहुत अच्छा प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे है। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो उत्तर पूर्वी तट पर, यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चूना प्रधान सागरीय निक्षेप है?
जो ओशियन डिपॉजिट्स हैं उनका भैया एक चार्ट बना लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कौन चूना प्रधान है? चूना प्रधान इनमें से है सी आंसर टेरापोड। चूना प्रधान दो हैं, टेरापोड है एक है, एक ग्लोबिजेरेना है। ग्लोबिजेरेना है वो चूना प्रधान है। रेडियोलेरियन और डायटम ये सिलिका प्रधान है, ये दोनों सिलिका प्रधान है। नेरेटिक एक जैविक पदार्थ है, ठीक है। तो सी आंसर है जो चूना प्रधान है। ओके, 25वां प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? दो कथन है, कौन सा सही है कौन गलत है आपको देखना है। बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की अपेक्षा कम है, ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। बंगाल खाड़ी की लवणता अरब सागर से कम है, क्यों? क्योंकि अरब सागर में भारत की ज़्यादातर नदियाँ गिरती हैं, वो लवणता को घटा देती हैं, समझे, इसलिए। तो एक एक सही है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर लवणता अधिक है, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं। सी आंसर 1 2 दोनों, ठीक है। आज 25 प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न मैंने बनाए थे और आपको भी अच्छे लगे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।